जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी 2023 टारगेट बैच के लिए जीके की जो मॉक टेस्ट श्रृंखला हमने शुरू की थी, उसी में जीके का एक और मॉक टेस्ट लेके आया हूं। 25 प्रश्न हैं जिनका आज अभ्यास करेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। एसएससी को टारगेट करते हुए जीके के क्या क्या क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं आज के मॉक टेस्ट में। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है। दोस्तों भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसको जाना गया है? सही जवाब क्या होगा? आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी आचार्य विनोबा भावे। क्लियर, आचार्य विनोबा भावे इसका सही जवाब है। दोस्तों देखो 1951 में ना तेलंगाना के गांव है, वर्तमान तेलंगाना में, उस समय तो आंध्र प्रदेश में आता होगा ये। तो तेलंगाना के गांव था पोचमपल्ली। पोचमपल्ली इस गांव से भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा 1951 में। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और ये जो विनोबा भावे हैं, गांधी जी के शिष्य हैं। सर्वोदय के विचार से प्रभावित होकर इन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। और इन्होंने पबनार में एक आश्रम की स्थापना भी की थी। और एक चीज़ मैं बताऊं दोस्तों, देखो एक अवार्ड होता है रेमन मैग्सेसे। रेमन मैग्सेसे अवार्ड सबसे पहले जिस भारतीय को मिला वो कौन थे? वो थे आचार्य विनोबा भावे। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? विनोबा भावे। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया सर सैयद अहमद खान। इन्होंने अलीगढ़ में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, उसकी स्थापना की थी। हालांकि इसका नाम मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज होता था, वर्तमान में नाम जो है वो एएमयू है। ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। तो भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट है आपका, मैरी कॉम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? दोस्तों मैरी कॉम को कौन सा अवार्ड मिला है? तो मैरी कॉम को आपका पद्मश्री भी मिल चुका है और पद्म भूषण भी मिल चुका है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म भूषण। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मैरी कॉम को पद्म भूषण मिल चुका है। ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में। कब मिला था वैसे? 2013 में मिला था, 2013 में। दोस्तों मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? ये बॉक्सिंग करती है, मुक्केबाजी करती है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये मणिपुर से आती है। क्या आपको पता है कि मैरी कॉम की आत्मकथा का नाम क्या है? अनब्रेकेबल। मैरी कॉम की आत्मकथा का नाम क्या है? अनब्रेकेबल मैरी कॉम की आत्मकथा का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, किस दवा का वेदना से राहत पाने के लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कौन सी दवा है जिसका प्रयोग वेदना से राहत, वेदना मतलब दर्द के लिए? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ट्रेमेडॉल। ट्रेमेडॉल जो होती है उसका प्रयोग हम वेदना से राहत पाने के लिए करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ट्रेमेडॉल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गन्ना किस प्रकार का पौधा है? दोस्तों गन्ना क्या है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, गन्ना जो है ना वो घास प्रकार की प्रजाति है, आपकी घास होती है। ठीक है, गन्ना क्या है आपका? एक घास में आता है। क्लियर। दोस्तों क्या आपको पता है भारत में भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, तो ये आपका लखनऊ में है। ठीक है, याद रखना इसके बारे में। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में। पूछ लेता है आपके एग्जाम में। ठीक है, और भारत में गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? तो भारत में गन्ना प्रजनन संस्थान जो है ना वो आपका कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु में। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में और भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र ये आपका लखनऊ में। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। सामान्यतः सूक्ष्म विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? दोस्तों सूक्ष्म विज्ञान का जनक किसको माना गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? देखो सूक्ष्म विज्ञान का जनक कौन है? वो है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, एंटोनी फिलिप वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। ठीक है, और इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो बैक्टीरिया की खोज करने वाले व्यक्ति थे ल्यूवेनहॉक। याद रखिएगा, पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। सेल की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित रबर कहा जाता है? दोस्तों संश्लेषित रबर किसको कहा गया है ये हमें बताना है। तो सही जवाब क्या होगा? नियोप्रीन। नियोप्रीन को दोस्तों हम संश्लेषित रबर कहा जाता है। ठीक है, ये पोलो क्लोरोप्रीन संश्लेषित होती है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबर किस राज्य में होती है? केरल में। भारत में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबर केरल में होती है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड वाइड मलेशिया में, थाईलैंड में, इनमें सबसे ज़्यादा रबर होती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं। NaCl में कौन सा बंध होता है? दोस्तों NaCl देखो कैसे, इसको कैसे पता करेंगे? देखो NaCl को अगर आप तोड़ें,
जल में घोलें तो ये Na+ और Cl- ऐसे टूटता है, तो ये आयन बनते हैं। तो इसमें कौन सा बंध होगा आपका? आयनिक बंध। NaCl में आयनिक बंध होता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अटल भूजल योजना किससे संबंधित है? दोस्तों अटल भूजल योजना किससे संबंधित है? इसका सही जवाब क्या होगा? अटल भूजल योजना उन क्षेत्रों के लिए है जहाँ पे भूमि में जो जल स्तर है वो कम हो चुका है। तो इसका मतलब क्या होगा? भूमि जो भूजल होता है आपका, इसको बढ़ावा देना, मतलब पृथ्वी के नीचे जो भूजल का स्तर कम हो चुका है उस स्तर को बढ़ाना, ये अटल भूजल योजना का उद्देश्य है, ये आप याद रखना। और ये अटल भूजल योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना शुरू हुई थी, और 25 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय सुशासन दिवस। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है 25 दिसंबर। क्लियर, नेक्स्ट में क्यों चलते हैं। मराठी किस राज्य की शासकीय भाषा है? दोस्तों मराठी की बात करें तो वैसे महाराष्ट्र की है, लेकिन यहाँ पे दादरा एवं नागर हवेली की जो शासकीय भाषा है वो मराठी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। देखो एक चीज़ मैं बता दूं, 2011 की जनगणना के अनुसार जो भाषाई आंकड़े थे उसमें सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे आपकी बांग्ला और नंबर 3 पे आपकी मराठी। तो मराठी भारत में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, महाराष्ट्र की राजभाषा है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है, यह कब होता है? दोस्तों कर्मा डांस जो होता है ना, ये अगस्त या सितंबर माह में होता है। ठीक है, तो अगस्त और सितंबर माह में, तो इसका सही जवाब क्या होगा? भाद्रपद में, भाद्रपद आता है। और ये पूछा कौन सी ऋतु चलती है, तो सही जवाब क्या होगा? अगस्त सितंबर के बीच में कौन सी ऋतु आएगी दोस्तों? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ये कर्मा जनजाति के लोग मनाते हैं झारखंड वगैरह में, तो ये आपसे कहीं पूछा जाए तो आप याद रखना। नेक्स्ट आपका अगला, प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न खालिस्तान अक्सर एक प्रेमी व्यथा को दर्शाया जाता है। दोस्तों कहने का मतलब है कि कौन सी गायन शैली है जिसमें प्रेम की व्यथा होती है, विरह का भाव होता है। सही जवाब क्या होगा? टप्पा। टप्पा शैली जो होती है ना, ये आपकी विरह के भाव को दर्शाती है। ठीक है, ये आप याद रखना। और इसका विकास पंजाब के जो ऊँट चालक होते हैं ना, उनसे हुआ है। पंजाब में हिंदी और मिश्रित पंजाबी का जो श्रृंगार प्रधान होता है, ये आप याद रखना। टप्पा उछल कूद के इसमें अपने मतलब प्रदर्शन किया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों पंजाब का ना एक डांस याद रखना, गिद्धा। ये बहुत आता है आजकल एग्जाम में, गिद्धा कहाँ का डांस है? तो गिद्धा डांस पंजाब का है, और ये गिद्धा डांस केवल महिलाएं करती हैं, फीमेल करती हैं। ठीक है, बाकी भांगड़ा तो आपको याद ही होता है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जलीय जीवाणुओं का खाद्य स्रोत क्या है? दोस्तों जलीय जीवाणुओं का खाद्य स्रोत जो होता है ना, फाइटोप्लैंक्टन होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, फाइटोप्लैंक्टन। ऑप्शन ए फाइटोप्लैंक्टन। अच्छा वैसे क्या होता है फाइटोप्लैंक्टन? देखो फाइटोप्लैंक्टन ना समुदाय के स्वपोषी घटक होते हैं, और जलीय जीव इन पे भोजन के लिए आश्रित होते हैं, ये आप याद रखिएगा। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जनप्रतिनिधि अधिनियम कब पारित किया गया था? दोस्तों संसद ने चुनाव से संबंधित जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में पारित किया था, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट ये कब आया था? ये 1951 में आया था, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट में क्यों चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 14 क्या कहता है? लेना नदी किस देश से होकर बहती है? दोस्तों लेना नदी जो है ना, ये रूस की 3 महान साइबेरियाई नदियों में सबसे पूर्वी नदी है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? रूस में बहती है लेना नदी। क्या आपको पता है कि रूस की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? रूस की राष्ट्रीय नदी कहा जाता है वोल्गा को, तो वोल्गा नदी रूस की राष्ट्रीय नदी है, ये आप याद रखना। रूस की मुद्रा क्या है दोस्तों? रूबल। रूस की मुद्रा का नाम रूबल है, ये भी आप याद रखिएगा। रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। और रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी है आपकी मॉस्को। रूस की राजधानी है मॉस्को, और रूस में यूराल पर्वत में मिलते हैं। यूराल पर्वत रेंज ये कहाँ मिलती है? तो रूस में यूराल पर्वत रेंज में मिलती है, ये आप याद रखना, पूछ लेता है आपके एग्जाम में, यूराल पर्वत रूस में मिलते हैं। क्लियर दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे ना लिखा गया है आपका चीन की मुद्रा पूछता है एग्जाम में बहुत। रेनमिनबी कहाँ की मुद्रा है? तो चीन की मुद्रा है, और युआन भी चीन की मुद्रा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो लेना नदी रूस से होकर बहती है। नेक्स्ट आपका मंगल ग्रह सूर्य से कौन से स्थान पर आता है? दोस्तों मंगल ग्रह की हम बात करें तो मंगल ग्रह सूर्य से देखो पहले आएगा आपका बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मंगल, यानी चौथे नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे। ठीक है दोस्तों क्या आपको पता है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है?
लाल ग्रह, और लाल ग्रह होने का कारण क्या है? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण इसकी सतह का रंग लाल होता है। और मंगल ग्रह पर जो मतलब सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, ये भी स्थित है। याद रखना, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर ही है। और दोस्तों मंगल ग्रह के ना 2 उपग्रह भी हैं, एक डीमोस है और एक फोबोस है। तो डीमोस और फोबोस जो उपग्रह हैं ये किसके उपग्रह हैं? तो ये आपके मंगल ग्रह के ही उपग्रह हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, भारत का मंगल मिशन का नाम क्या था? मॉम, मार्स ऑर्बिटल मिशन। मार्स ऑर्बिटल मिशन, ये भारत का जो मंगल मिशन था उसका नाम था, याद रखिएगा दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया सूर्य। अगर कभी क्वेश्चन आए ना कि सूर्य का प्रकाश धरती पर कितने समय में आता है? 8 मिनट 20 सेकंड में धरती पर आ जाता है। और सूर्य का प्रकाश जो बनता है ना, ये किसके विधि के द्वारा आता है? तो विकिरण के द्वारा आता है धरती पर। और सूर्य में ऊर्जा किस कारण बनती रहती है? नाभिकीय संलयन के कारण। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? दोस्तों अलकनंदा नदी के तट पर इन ऑप्शन के अनुसार जो आपका बद्रीनाथ है ना, बद्रीनाथ आपका अलकनंदा नदी के तट पर है। बाकी अयोध्या सरयू नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, इलाहाबाद संगम पर स्थित है। ये आप याद रखना। यार अयोध्या वाला क्वेश्चन जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। क्लियर। बद्रीनाथ जो है ये अलकनंदा नदी के किनारे, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अलकनंदा नदी ये कहाँ से निकलती है? दोस्तों सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। ये उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है सतोपंत ग्लेशियर से। तो ये आप याद रखना, सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। जब अलकनंदा भागीरथी से मिल जाती है तो देवप्रयाग में इनका मिलन होता है और यहाँ से गंगा बनती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना, अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा बनती है देवप्रयाग में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? दोस्तों कलिंग का युद्ध जो हुआ था ना, ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 261 ईसा पूर्व। और कलिंग का युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ था? दया नदी के किनारे लड़ा गया था। दया नदी के किनारे कलिंग का युद्ध लड़ा गया। ये भी आप याद रखना। किस किस के बीच में? मौर्य वंश के राजा थे सम्राट अशोक, और एक चेदी वंश के राजा थे जिनका नाम था राजा खारवेल। राजा खारवेल। और इस युद्ध में खारवेल की सेना जो थी वो हार जाती है, सम्राट अशोक की सेना जीत जाती है। लेकिन कलिंग युद्ध में बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ, बहुत ज़्यादा जनता मारी गई, जिसके कारण अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग दिया। फिर किसने? धम्म की नीति को अपना लिया। मतलब कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक जो है वो एक बौद्ध धर्म को अपना लेता है और शांति प्रिय राजा बन जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्र संघ का गठन किस युद्ध के अंत में किया गया था? दोस्तों लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस जो बना था ये कब बना था? तो ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बना था। तो विश्व युद्ध प्रथम कब बना था? वैसे ये 10 जनवरी 1920 को बना था। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन है क्या 19, क्या कहता है? उद्विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया था? दोस्तों उद्विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, चार्ल्स डार्विन, 1859 में दी थी। अच्छा, डार्विन की किताब का नाम पता है ना आपको, क्या है? ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। ओरिजिन, डार्विन की किताब का नाम आप याद रखिएगा, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ये डार्विन की इंपॉर्टेंट किताब है और इसी किताब में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन लिखी गई है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, डार्विन। ठीक है, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना लिखा गया है आपका न्यूटन, न्यूटन की किताब का नाम क्या था? प्रिंसिपिया। ये एग्जाम में आती है कई बार। प्रिंसिपिया पुस्तक किसने लिखी है? तो न्यूटन के द्वारा प्रिंसिपिया पुस्तक लिखी गई है। क्लियर। नेक्स्ट में क्यों चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की इकाई नहीं है? दोस्तों दूरी की इकाई नहीं है, कौन सी नहीं है? तो प्रकाश वर्ष तो दूरी की मात्रक है। खगोलीय इकाई, लॉन्ग सेक नहीं होता। ठीक है, लॉन्ग सेक दूरी की इकाई नहीं है। ठीक है, बाकी पारसेक है, खगोलीय इकाई है, प्रकाश वर्ष है, ये लॉन्ग सेक दूरी की इकाई नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक प्रकाश ईयर बराबर कितना होता है? एक लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट आपका बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य या बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में है? दोस्तों अभी मोदी जी जाने वाले हैं बांदीपुर नेशनल पार्क में। ठीक है, तो ये कहाँ पर आपका? ये कर्नाटक में आपका। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है,
कर्नाटक में ना एक टाइगर रिजर्व भी है आपका, नागरहोल टाइगर रिजर्व। तो ये भी आप याद रखना, नागरहोल टाइगर रिजर्व ये भारत के किस राज्य में, तो कर्नाटक में है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए बन्नरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो बन्नरघट्टा नेशनल पार्क ये भी आपका कहाँ पर है, कर्नाटक में। क्लियर दोस्तों। अच्छा, क्या आपको पता है कि यक्षगान डांस कहाँ होता है, यक्षगान कहाँ का डांस है, तो कर्नाटक का ही तो डांस है यक्षगान। कमसाले भी पूछेगा आपके एग्जाम में, कमसाले कहाँ का डांस है, कर्नाटक का। ढोलू कुनीथा पूछेगा आपके एग्जाम में, कहाँ का डांस है, कर्नाटक का। और एक चीज़ ध्यान रखना, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है और कर्नाटक में एक शहर है मैसूर, और मैसूर में भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र भी है। ठीक है, भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र कर्नाटक में। चंदन के वन जो मिलते हैं वो कर्नाटक में मिलते हैं। नेक्स्ट आपका, सत्ता संरचना का ऐसा रूप है जिसमें सत्ता प्रभावी ढंग से व्यक्तियों या परिवारों के एक गुट के कब्जे में होती है, कौन सा इसका मतलब वो है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, जो आपका जो कुलीन तंत्र होता है ना, कुलीन तंत्र, तो इसमें इस तरह की विशेषता देखी जाती है। ठीक है, कि सत्ता प्रभावी ढंग से व्यक्तियों या परिवारों के एक गुट के कब्जे में होती है, कुलीन तंत्र इसको कहा जाता है। ठीक है, ओलिगार्की बोलते हैं इसको, ओलिगार्की, क्या बोलते हैं, ओलिगार्की। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसको अंबा विलास के नाम से जाना जाता है, दोस्तों अंबा विलास के नाम से किसको जाना गया, देखो कर्नाटक में जो मैसूर महल है ना उसे अंबा विलास कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, अंबा विलास। ठीक है, इसके जो वास्तुकार थे वो हेनरी इरविन थे। हेनरी इरविन ने इस जो किला है इसका आविष्कार किया था, ये आप याद रखें, हेनरी इरविन। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है, दोस्तों जीव मिल्खा सिंह जो ना ये गोल्फ के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, गोल्फ के खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया बैडमिंटन। बैडमिंटन के लिए 2 कप याद रखना आपके एग्जाम में, एक थॉमस कप और एक आपका उबेर कप। तो थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन के लिए। अच्छा, टेनिस के लिए कौन सा होता है, डेविस कप। टेनिस के लिए कौन सा कप है, डेविस कप, याद रखिएगा। ठीक है, पोलो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4 खिलाड़ी होते हैं। क्लियर। चलिए, चलो आप कमेंट में लिख के बताइएगा गोल्फ के लिए कौन से कप होते हैं, गोल्फ के लिए कौन से कप हैं, कमेंट में लिख के बताएं। आप 2 कप बताइएगा कम से कम गोल्फ के। नेक्स्ट आपका, पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म किस पुस्तक, क्या लेखक कौन है, दोस्तों पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म ये पुस्तक जो लिखी गई है ये बेनज़ीर भुट्टो के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्या आपको पता है कि बेनज़ीर भुट्टो की आत्मकथा का नाम क्या था, पूरब की बेटी। कभी क्वेश्चन आए कि पूरब की बेटी, डॉटर ऑफ द ईस्ट, ये किसकी आत्मकथा का नाम है, दोस्तों पूरब की बेटी बेनज़ीर भुट्टो की आत्मकथा का नाम है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आज का मॉक टेस्ट। 25 प्रश्नों का हमने अभ्यास किया था और आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपको फिर अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।